तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है रंग बदलते रिश्ते, अंतिम भाग। माधुरी अपने ही घर में अजनबी हो गई थी। ना तो वह आकाश को कुछ बताती और ना ही घर में किसी से कुछ कहती। उसने सोच लिया था कि अब वह अपनी सास को कभी भी कुछ नहीं बताएगी। जब वे कुछ सुनना ही नहीं चाहती तो उसे भी क्या पड़ी है बिना वजह अपना दुखड़ा किसी के सामने रोने की। शाम को जब शरद ऑफिस से लौटा तो पल्लवी को डॉक्टर के पास ले गया। जब वे दोनों वापस आए तो बहुत खुश थे। पल्लवी ने आते ही अपनी सास को खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर तो कादम्बरी जी के पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने सबसे पहले यह खुशखबरी ज्योति को सुनाई। ज्योति से बात कर रही थी, तभी माधुरी ने भी यह बात सुनी और साथ ही साथ ताना भी कि पता नहीं मेरे आकाश के भाग्य में पिता बनने का सुख लिखा भी है या नहीं। यह सुनकर माधुरी सीधा अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। आज उसने रात का खाना भी नहीं खाया, पर किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। सभी खुश थे कि पल्लवी माँ बनने वाली है। जब यह बात शोभना जी को पता चली तो उन्होंने अपनी भाभी से कहा, देखा भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि पल्लवी साक्षात लक्ष्मी है। आते ही आपका घर खुशियों से भर दिया। और एक वह माधुरी है जो आज तक आपको दादी बनने का सुख भी नहीं दे सकी। कादम्बरी जी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। काश मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती। जैसे शरद के लिए शोभना जी पल्लवी का रिश्ता लेकर आई थी, ऐसे ही वह आकाश के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। पर उस समय कादम्बरी जी ने उस लड़की की जगह माधुरी को पसंद किया और इस बात का बदला शोभना जी आज तक माधुरी से निकाल रही हैं। तभी तो वे बस माधुरी की बुराई पर बुराई करती रहती हैं, अपनी भाभी को यह बताने के लिए कि उस समय उन्होंने उनकी बात ना मानकर कितनी बड़ी भूल की। वह बोली, भाभी अब क्या किया जा सकता है। उस समय तो तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुमने हीरे को ठुकराकर पत्थर को चुन लिया। पर अच्छा है शरद के मामले में तुमने यह गलती नहीं की। मैं तो कहती हूँ पल्लवी को माधवी से ज़रा दूर ही रखना और अब उसका खास ख्याल रखना। ज़्यादा बोझ वाला काम मत करने देना। इन बातों का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। मुझे पता है वह बहुत मेहनती है, आराम उसके लिए हराम है। इसीलिए डॉक्टर के कहे अनुसार चलना, कोई लापरवाही मत करना। कादम्बरी जी बोली, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं पल्लवी का पूरा ध्यान रखूंगी। और बस उसके बाद तो पल्लवी का ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान रखा जाने लगा। वह कुछ काम नहीं करती और ना ही कोई उससे काम करने को कहता। सारे काम की जिम्मेदारी कादम्बरी जी ने माधुरी पर डाल दी। कुछ दिनों पहले तक जो लोग उसके हाथ का खाना नहीं खा रहे थे, अब फरमाइशी पकवान बना बनाकर खाने लगे। माधुरी अपना कर्तव्य समझकर सभी काम करती, पर उसने लोगों से उम्मीद करनी छोड़ दी थी। उसने सोच लिया था अब की बार जब आकाश आएगा तो वह उसके साथ चली जाएगी। धीरे धीरे उसने खुद को अपने में समेट लिया। अब तो उसने अपना खाना भी अकेले खाना शुरू कर दिया, पर किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। ज्योति का फ़ोन आता, वह पल्लवी से बातें करती, पर माधुरी का हाल चाल भी नहीं पूछती। एक दिन माधुरी पोछा लगा रही थी। उसी समय पल्लवी नहा कर निकली। कुछ तो उसकी चप्पल गीली थी, कुछ फर्श
और पल्लवी का पांव फिसल गया। माधुरी ने बड़ी फुर्ती से पल्लवी को गिरने से बचाया, पर उल्टा पल्लवी माधुरी पर ही चिल्लाने लगी, तुमसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। खुद तो बांझ हो और मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। आवाज़ सुनकर कादम्बरी जी वहां आई तो पल्लवी ने रोते हुए कहा, माँ जी, अब मैं इस बांझ औरत के साथ नहीं रह सकती। आपको पता भी है अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैं गिरते गिरते बची हूँ, नहीं तो इसने तो पूरा इंतज़ाम कर दिया था। माधुरी ने बहुत कोशिश की अपनी सास को समझाने की कि उसने तो पल्लवी को गिरने से बचाया है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने पल्लवी का साथ दिया। माधुरी पल्लवी से बोली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि क्या हुआ है। अगर मैं ना होती तो इस समय तुम हॉस्पिटल में तड़प रही होती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर। भला मैं तुम्हारी खुशियों पर क्यों जलूंगी? और तुम्हें किसने कहा मैं बांझ हूँ? आज माधुरी के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, तुम कौन होती हो मुझे इस घर से निकालने वाली? मुझे ही अब तुम जैसे स्वार्थी लोगों के साथ नहीं रहना। यह सुनकर कादम्बरी जी बोली, बस करो तुम दोनों, मैं अच्छे से जानती हूँ किसने क्या किया है। उन्होंने पल्लवी से कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही शिक्षा दी है? यह मत भूलो माधुरी तुम्हारी जेठानी है। पिछले 7 महीने से तुम क्या कर रही हो और वह क्या करती है मैं सब देख रही हूँ। अभी उससे माफ़ी मांगो और अपने कमरे में जाओ। पल्लवी अपनी सास के बदले हुए सुर देखकर हैरान हो जाती है और माधुरी से माफ़ी मांगकर अपने कमरे में चली जाती है। माधुरी भी हैरान थी कि उसकी सास ने भला उसकी तरफदारी कैसे की। कादम्बरी जी ने माधुरी को देखा और कहा, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। तुम कैसे हमें स्वार्थी कह सकती हो? पहले खुद की तरफ देखो। माधुरी बोली, माँ जी आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने बिना पूरी बात जाने ही मुझे दोषी ठहरा दिया। आपको क्या लगता है आकाश के पास रुकने में मेरा कोई स्वार्थ था? कादम्बरी जी बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने जो किया ठीक किया। माधुरी ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। आज तो आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आपने बिना पूरी बात जाने मुझे सबकी नज़रों में दोषी बना दिया है। जानती हैं मेरे स्वाद का कारण क्या था? आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। गोली लगी थी उसे। पूरे 2 दिन के बाद उसे होश आया था। यह 2 दिन मैंने कैसे काटे हैं यह मैं ही जानती हूँ। मैं तो उसी समय आपको यह बात बता देना चाहती थी, पर आकाश ने मुझे रोक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यहाँ घर में सब परेशान हो जाएं, और आपने इसे मेरा स्वार्थ करार दे दिया। अरे स्वार्थी होती तो तुरंत यह बात सबको बता देती। जिस तकलीफ़ में मैं थी उस तकलीफ़ से आपको भी गुजरना पड़ता। बताइए मुझे, ऐसी हालत में आप क्या करती? आप कर भी क्या सकती थी सिवाय रोने के? क्या कह रही थी आपकी लाडली बहू, मैं बांझ हूँ? मैं कोई बांझ नहीं। जिस समय आकाश के साथ यह हादसा हुआ उस समय मैं उम्मीद से थी। जिस औरत का पति मौत के मुंह में खड़ा हो उसकी क्या हालत होती है जानती भी हैं आप? नहीं, यह सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि यह सिर्फ मैंने महसूस किया है। तीसरे दिन जाकर आकाश को होश आया और इन 3 दिनों तक मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इधर आकाश को होश आया और उधर मेरी उम्मीद टूट गई, पर फिर भी मैं इन दोनों दुखों से अकेली लड़ती रही। यही सोचकर खुद को सांत्वना दी कि शायद यह मेरे सुहाग की कीमत थी। आकाश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। आकाश को डर था कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो भावनाओं में बहकर आपके आगे कहीं सब कुछ बता ना दूं, और आप हृदय रोगी हैं, कहीं आपको यह सब सुनकर कुछ हो गया तो। बस यही सोचकर आपसे हमने इतना बड़ा दर्द छुपा लिया।
आपने क्या किया? मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया, सबकी नज़रों में मुझे दोषी साबित कर दिया। अगर यही स्वार्थ होता है तो हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। अपने परिवार का भला सोचना अगर स्वार्थ है तो स्वार्थ ही सही। और मेरा एक और स्वार्थपूर्ण फैसला भी सुन लीजिए। अब की बार जब आकाश आएंगे तो मैं हमेशा के लिए उनके साथ चली जाऊंगी। आपको अपना यह घर और बेटा बहू मुबारक हो। उधर पल्लवी ने शरद के कान भरे और वह भी माधुरी के पास पहुंच गया। पर जब उसने यह सब सुना तो वह माधुरी के पैरों में आ गिरा और उससे माफ़ी मांगने लगा। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। कादम्बरी जी तो यह सब सुनकर दंग रह गई। उनके मुंह से तो शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस मुंह से माधुरी से माफ़ी मांगे। उन्होंने माधुरी का दिल दुखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जिस समय उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। सारी गलती उन्हीं की है। बिना सच्चाई जाने उन्होंने माधुरी पर इल्ज़ाम लगा दिया। माधुरी तो हमेशा से उनकी थी, पर वही उसका साथ नहीं निभा पाई। क्यों वह माधुरी पर ज्योति जितना विश्वास नहीं कर पाई? उसने तो बेटी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर वही उसकी माँ नहीं बन सकी। उनके दिल ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, कादम्बरी, स्वार्थी तुम हो, माधुरी नहीं बदली, बदल तो तुम गई हो। उन्होंने माधुरी के पास जाकर उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा दुख नहीं देख पाई। तूने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, पर मैं ही तेरा दुख समझ नहीं पाई। मैं किस मुंह से तुझसे माफ़ी मांगूं? हो सके तो अपनी इस माँ को माफ़ कर दे। माधुरी बोली, माँ, आपने कैसे समझ लिया कि मैं सिर्फ 2 महीने में इतना बदल जाऊंगी? कादम्बरी जी ने रोते हुए कहा, शायद मेरे दिल के किसी कोने में तुम्हारे प्रति संदेह बाकी था और मौका मिलते ही यह मुझ पर हावी हो गया। मैं डर गई थी कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, पर अब और नहीं। आकाश मेरा बेटा होने के साथ साथ तुम्हारा पति भी है। अब से तुम आकाश के साथ ही रहोगी, पर किसी मजबूरी के कारण नहीं, अपनी खुशी से। उनके स्वर में दृढ़ता थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।